हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट एसएसटी की मैराथन चल रही है एंड हम लोगों ने अभी तक 200 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है। मैराथन का मैंने अलग ही प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। जिसको देखना है आप जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो बिकॉज आपको पता है कि एग्जाम बहुत पास में है एंड प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपको करना होगा, तभी जाकर आपके मार्क्स जो है इम्प्रूव होंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि आप लोग मार्क्स बताते हो अपने, आप सभी अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। चलिए, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको क्लासेस मिलती रहें। और ये एजर्सन एंड रीजन से क्वेश्चन है और अभी तक हमने हंटर्स एंड गैदरर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं कि जो हंटर्स एंड जो गैदरर्स होते हैं, जिसको हम आखेटक खाद्य संग्राहक बोलते हैं, ये एजर्सन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो पहला आप देख रहे हो। और एजर्सन रीजनिंग के क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कथन और कारण, मतलब ये जो कथन दिया गया है उसके बारे में ये क्या कारण सही है या नहीं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो आखेटक खाद्य संग्राहक होते हैं, ये जो कम्युनिटी के लोग होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक ही जगह पर रह जाएंगे तो वहीं का सारे पौधे और जानवर जो है वो सारे खत्म होना संभव हो जाता है, इसीलिए मूव करते रहते हैं, ठीक है। अगर परमानेंट फिक्स हो जाएंगे तो वहां के सारे प्लांट, सारे एनिमल्स खत्म हो जाएंगे। तो ये बात सही है कि ये लोग घूमते रहते हैं और इसका रीजन लिखा हुआ है कि किसी इलाके में पौधे और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना भी संभव है। तो कथन भी सही है एंड आपका कारण भी सही है, तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ कि ए और आर दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, और कल का मैराथन जरूर देखना क्योंकि कल बहुत ही टफ क्वेश्चंस पूछा गया है और आज भी आपको कुछ वैसा ही देखने को मिल सकता है। जैसा कि लिखा हुआ है कि ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन, इन सबको तैयार करने में विधवाएं, सक्षम अक्षम महिलाएं, भिक्षुणी मतलब जो भिक्षु होते हैं, वृद्धा जो वैश्याएं होती हैं, राजा के अवकाश प्राप्त जो दासियां होती हैं, सेविकाएं होती हैं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है, मतलब इन सभी को इस काम में लगाया जा सकता है, ठीक है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए निर्देशक तो निम्न में से किस ग्रंथ में वर्णित हैं, बताइए। तो पूछ रहा है कि ये कौन से ग्रंथ में जो है इसका वर्णन है, ये आपसे पूछ रहा है। मुद्रा राक्षस, राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र, वृहद कथा मंजरी। तो आपको पता ही है कि ये है अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो दूसरे का आपका तीसरा, याद रखिएगा, बहुत घुमा फिरा के पूछा है। तीसरा देखिए, फिर से वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, ठीक है। मतलब ये लोग निर्माण करवा के जो भी इनका सत्ता है, संसाधन है, उनको दिखाने का प्रयास किया, बात सही है। एंड जो कथन स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो 10वीं 11वीं शताब्दी के दौरान एक शासक मतलब के दौरान शासक जो है वो एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो वे मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। मतलब आक्रमण करने का मतलब है कि मंदिरों को निशाना बनाओ। तो क्या बातें सही हैं? यस, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कथन एक और दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर 4 देखिए। ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली के बीच समान है, किस बीच के समान है, ये आपसे पूछ रहा है। तो द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ इंटरसेक्टिंग आर्केज इन हाई सीलिंग रूफ इज कॉमन बिटवीन गोविंदा देवा टेम्पल इन वृंदावन एंड फतेहपुरी सिकरी प्लेसेस, ठीक है, पैलेस। तो इसका राइट आंसर वैसे भी पहला ही होगा। तो आप देख सकते हो कि कितना डीपली ये क्वेश्चन पूछा है कि जो ऊंची जो भीतरी जो छत होती है उसमें जो मेहराब बने होते हैं, ये जो वास्तुकला की यह शैली है किसके समान है? वृंदावन का जो गोविंद देव मंदिर है और फतेहपुर सीकरी के महल के बीच समान है, ठीक है। यही इसका राइट आंसर है, नीचे की चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसका पहला आपका सही हो जाएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। 5th क्वेश्चन देखिए। चलिए, 5वां देखिए। 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। कौन कौन से बदलाव आए थे ये आपसे पूछ रहा है। किसकी बात हो रही है? 7वीं सदी के आते आते। तो बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे, जी हाँ। ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिया था, यह भी बात सही है। तो बोथ
एक मिनट, फिफ्थ का पूछ रहा है, हाँ करेक्ट, ये तो इनकरेक्ट लिखा है ना, दोनों ही सही है, तो आपका तीसरा, क्योंकि मुझे लगा यहीं पे करेक्ट लिखा है, बट ये वाला है आपका करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो अब चलते हैं आगे, आप इंग्लिश वाला भी देख सकते हो। 6 क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो और सही का चयन करो। देखो आपको इसमें सही वाला बताना है, तो आप पहले आप एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों देख सकते हो, देख सकते हैं आप, स्टेटमेंट दोनों बताना है किसमें से कौन सा सही है, सही वाला बताना है। तो पहला लिखा गया है 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए थे। जी हाँ, ये बात सही है, बट इसने जो ब्लैक देसी के बारे में लिखा है ना, यहाँ पर देखिए, ब्लैक देसी व्यापारी और शिल्पकारों को कहा गया है कि जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। तो ये तो गलत है, बट ए वाला स्टेटमेंट आपका सही है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कितना टफ पेपर आया है, तो ये 3 फरवरी 2023 को क्वेश्चन पूछा गया है एसएसटी में। और आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी के बहुत ही कहा जा सकता है कि पूरा जिसने पढ़ा होगा अच्छे से वही कर पाएगा ऐसे स्टेटमेंट। तो केवल ए स्टेटमेंट सही है, बी आपका गलत है। तो पहला हो गया हमारा। 7 क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, 7 क्वेश्चन, और आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। औपनिवेशिक भारत के स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में आपको बताना है, स्थायी बंदोबस्त के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखना, स्थायी बंदोबस्त हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और एनसीईआरटी में। तो इसमें लिखा हुआ है कि 1793 में थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। ये बात गलत है। इसके तहत जो स्थायी बंदोबस्त था ना, इसके तहत राजा और जो तालुकदार थे वो जमींदार के रूप में उनको मान्यता दी गई, ये सही है। जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का भी अधिकार दिया गया था, ये भी बात सही है। और मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बोला था कि स्थायी बंदोबस्त का कहीं ना कहीं संबंध किसान और जमींदार से है। तो जहां पर भी आपको ऑप्शंस दिखते हैं आप उसको राइट कर देना। तो इसमें हमारा बी एंड सी तीसरा। 8 क्वेश्चन देखिए, विलियम एडम के बारे में पूछ रहा है कि विलियम एडम के संदर्भ में कौन सा सही है। ठीक है, तो देखो विलियम एडम आपको पता ही है, एक स्कॉटिश प्रचारक थे, ये बात सही है। और कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा भी सौंपा था। और उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए ही किया था। बट ये अंग्रेजी शासक थे, ये बात गलत है विलियम एडम के बारे में। ठीक है, तो पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। मैच ऑफ द फॉलोइंग आपके में आएगा ही, हर बार आता है, और ये तो आसान सा है, आप आराम से कर लेंगे। 9 क्वेश्चन देख सकते हैं आप। देखिए, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडिता रमाबाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नहीं भी पता है तो आपको पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ए का हमारा 4 होगा। ठीक है, खत्म। आपका ऑप्शन तीसरा सही हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती आपको पता है आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी, तो बी का आपका तीसरा हो जाएगा। पंडिता रमाबाई और ईश्वर चंद्र विद्यासागर में मैंने आपको बताया था कि जब भी विधवा गृह की बात आएगी तो वो पंडिता रमाबाई होंगी, और जब भी लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए जाने की बात होगी तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर होंगे। तो आपको ये याद रखना है। तो तीसरा सही हो जाएगा इसमें। चलिए 10 नंबर का आप क्वेश्चन देखिए कि 10वें में क्या लिखा है। आप यहां पर देख सकते हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टू चैलेंज अ सोशल एविल, मतलब ये क्या चीज फॉलो करते थे। जैसे कि किसी भी सामाजिक बुराई, कोई भी सामाजिक बुराई है उसको चैलेंज देने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कौन सी रणनीति अपनाई जाती थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि ये हमेशा जो है पश्चिमी विचारों को का हवाला देते थे। ठीक है, तो ए इसमें हो जाएगा राइट। तो ए हमारा कहां पे है, दूसरे पे है। तो 10वें का हमारा दूसरा सही होगा। चैलेंज देने के लिए हमेशा जो पश्चिमी विचार थे ना उनका हवाला देते थे, जिससे कि वो सामाजिक बुराइयों को चैलेंज दे सकें, चुनौती दे सकें। तो दूसरा हमारा सही है। 12 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो, द स्वदेशी मूवमेंट 1905 के बंगाल विभाजन के बाद। जो 11 नंबर का क्वेश्चन था इसके पहले, वो थोड़ा सा उसके ऑप्शंस गलत हैं, इस वजह से मैं आपको अभी नहीं करा रही हूं, क्योंकि गलत चीजें कराने का कोई मतलब नहीं है जब ऑप्शंस ही गलत है।
तो आप ये 12 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो कि स्वदेशी मूवमेंट 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। तो 12 का बताइए कौन सा होगा। तो वो कहां पर इसको वंदे मातरम के नाम से जाना गया था, तो वो था आंध्र प्रदेश। सो ऑप्शन नंबर 2। 30 नंबर का आप क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार करो, सही का चुनाव करो। ठीक है, 13 नंबर है। तो इसमें क्या है, तो लिखा हुआ है कि 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाई और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। तो यस, 13 का हमारा ये सही है, ए। बट इसने लिखा हुआ है कि 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई जिसमें कृषि तथा उपभोक्ता पर ज्यादा जोर दिया गया। ये गलत है, तो ओनली थर्ड, क्योंकि ए सही है, बी गलत है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 40 नंबर देखिए। देखिए, निम्न में से ज्योतिराव फुले पर कौन से कथन जो है सही हैं। ठीक है, मतलब इनके बारे में जो स्टेटमेंट सही है वो आपको बतानी है। सबसे पहले फुले ने ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की थी। जी हाँ, उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों पर खुलकर हमला भी किया था। उन्होंने कहा कि आर्य जो हैं वो विदेशी थे, ये बात भी सही है। और वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे, ये भी सही है। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी सरकार को समर्पित किया। तो दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद को समर्पित किया, ये बात गलत है। किताब तो उनकी थी गुलामगिरी, बट इन्होंने इसको समर्पित नहीं किया है। तो ए बी सी डी केवल यही सही है, फर्स्ट ऑप्शन। फिफ्टीन क्वेश्चन देखिए। एक रोल प्ले मतलब नाटक में सौर मंडल के गृहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक 2 समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। तो निम्न में से कौन से 2 ग्रहों का अभिनय वे कर सकते हैं। मतलब वो 2 समान कद और वजन के, आप समझ सकते हो कि कौन से ग्रह की बात हो रही है। बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा है, तो बताइए। सही आकार में दर्शाने के लिए उसने क्या किया, 2 समान कद, समान ही कद था और समान वचन था। तो जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं आप बताइए। तो वो हो गया आपका पृथ्वी और मंगल। ठीक है, इनका वजन कद समान, वजन समान। तो इस तरीके से इन्होंने रोल प्ले में सौर मंडल के इन्हीं 2 ग्रहों को जो है अभिनय करने का बोला होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अर्थ एंड मार्स। तो 15 का आपका हो जाएगा 4। 16 आप देख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पूछ रहा है। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या चीजें इसमें सही हैं। तो आप देख सकते हो कि जो इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो एक काल्पनिक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन है। बात सही है ये। और ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और यहां पर कुछ भी गलत नहीं है, दोनों के दोनों सही हैं। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो 16 का आपका तीसरा हो जाएगा। 17, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 17 आप देख सकते हो, यदि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 पूर्वाह्न है तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा। तो आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है 17 का। तो इसका हमारा हो जाएगा 2 PM। ठीक है, 17 का दूसरा। और ऐसा केवल एक क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा नहीं। 18 देखिए, अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप किस पर खड़े होंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, यू वुड बी स्टैंडिंग ऑन द इक्वेटर, नॉर्थ पोल, मकर रेखा या फिर अंटार्कटिक सर्कल। तो आपको पता है अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पे हैं तो आप भूमध्य रेखा पे खड़े हैं, जिसे हम विषुवत वृत्त बोलते हैं, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री है ना, तो इसका पहला हो जाएगा। तो हमारा 18 का फर्स्ट। 19, there are 4 domains of the natural environment। ठीक है, और 2 आर एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो द अदर 2 आर क्या है, ये पूछ रहा है कि देखो प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं। इनमें से आपको पता है कि 2 वायुमंडल और जैव मंडल हैं। बाकी के क्या हैं, बाकी के दोनों आपका जल मंडल और स्थल मंडल हैं।
तो याद रखिएगा, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ये नाम पूछ रहा है बेसिकली, चारों क्षेत्र का नाम पूछा है। दो ऑलरेडी है, दो हमारे एक हो गए, जलमंडल और एक हमारा स्थल मंडल। सो ऑप्शन नंबर 2। 19 हो गया, अभी हमारा 20 में आप देख सकते हो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में पूछ रहा है कि क्या सही है। तो आपको पता है कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं इनको हम सदाबहार वन भी कहते हैं, और इन वनों में वृक्ष जो है वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो ये तो है ही, डेफिनेटली है। बट यहाँ पर लिख रहा है कि इसमें साल, सागौन और शीशम है, ये वृक्ष नहीं है। उष्णकटिबंधीय वाले में कौन से वृक्ष होते हैं, आप मुझे इसका नाम जरूर बताएं। और इनको मानसूनी वन नहीं कहते हैं, इनको सदाबहार वन कहते हैं। तो इस वजह से ये भी गलत। तो आपको पता है ए होगा और बी होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन। 21 आप देख सकते हैं, और इस 21 में आपके पास 3 ऑप्शन, हाँ ए बी सी है। इसमें से आपको बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन 21 में सही होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अमेज़न बेसिन के बारे में पूछ रहा है। तो आपको पता है कि नील नदी इस प्रदेश से होकर नहीं बहती है, लिख रहा है नील नदी इस प्रदेश से होकर बहती है, इसलिए ये गलत हो गया। बाकी यहाँ का मौसम आपको पता है, दिन एवं रात दोनों में ही समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। रात के समय थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी वैसी ही रहती है। तो बी एंड सी सही है, बट इसने बोल दिया कि अमेज़न से नदी बहती है, नील नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है, ये गलत है। सो ऑप्शन नंबर 4। 22, और ये हम इंसोलेशन वाला क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, आपको पता ही है। इंसोलेशन, आतपन जिसे बोलते हैं। तो 22 का आप देख सकते हो, लिखा हुआ है कि जो अर्थ है ना, इस पे इंसोलेशन मतलब आतपन की मात्रा में भिन्नता का क्या कारण है, क्यों ऐसे डिफरेंसेस हैं। तो एक तो सबसे पहला है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है, ठीक है। फिर सूर्य के किरणों का नति कोण ये भी है, और दिन की अवधि, तीनों की तीनों बातें सही हैं। तो हम 4 के साथ जाएंगे। एक बार आप इसका इंग्लिश में देख लो ताकि कुछ वर्ड्स के आपको मीनिंग समझ में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट कॉज वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ इंसोलेशन ऑन अर्थ। तो वेरिएशन का वजह एक तो रोटेशन है, रोटेशन होता रहता है। साथ में द एंगल ऑफ इंक्लेशन ऑफ द सन रेज का जो एंगल ऑफ इंक्लेशन है उसकी वजह से भी, एंड लेंथ ऑफ द डे, ठीक है। तो ये भी तीनों की तीनों रीजन है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। 23 23 देखते हैं। वायु दाब के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, एयर प्रेशर के बारे में पूछ रहा है कि आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको पता है कि वायु जो होता है हमारे शरीर पर उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर जो है वो के साथ बल लगाता है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं, मतलब हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। बट प्रेशर तो डालता है ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज, बट वी डोंट इवन फील इट, ठीक है। ये बात एकदम सही है। वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, ठीक है, और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, यही इसका रीजन है। इसी वजह से हम फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो एयर प्रेशर होता है ना, वो हमारे ऊपर कहाँ से, हर तरीके से फोर्स करता है, हर डायरेक्शन से, और हमारी जो बॉडी होती है वो एक्सर्ट करती है, मतलब एक काउंटर प्रेशर डालती है, तो इसलिए हमको अनुभव ही नहीं होता है। तो इसमें दोनों ही बातें सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी 100% सही है, तो हम फर्स्ट के साथ जाएंगे। 24 देखिए, 24 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला लिखा हुआ है कि जो सेल होते हैं वो खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। तो ये बात गलत है। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो बी आपका सही है, बट ए गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4, एक बार आप इसको इंग्लिश में जरूर देखें, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स हमको इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। आप देख सकते हो, रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स विद डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट मिनरल्स। तो ये गलत है। मिनरल्स आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, मतलब विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस के एक नेचुरल प्रोसेस है। मिनरल्स नेचुरल प्रोसेस में बनता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल मतलब डेफिनेट कंपोजिशन में। तो ये बात याद रखना है कि खनिज में
कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, वो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के नेचुरल प्रोसेस द्वारा निर्मित होता है। सो दैट्स वाई बी ऑप्शन सही है, ए गलत है। तो हमारा 4 ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये बताओ जो क्वेश्चंस आप यहाँ पे कर रहे हो आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा है या नहीं, बिकॉज अगर आपने एनसीईआरटी का रिवीजन छोड़ दिया है ना तो गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे फिर। चलो, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। प्रेरी क्या है बताइए, और कल हमने पढ़ा था प्रेरी के बारे में। द प्रेरीज आज, क्या ये चीतों का घर है, या फिर मवेशी पालने के लिए एक उपयुक्त जगह है, या फिर दिन के समय बहुत गर्म और रात के समय बहुत ठंडा होता है, या फिर एक ठंडा रेगिस्तान है। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखो, जो प्रेरीज होते हैं वो सुटेबल प्लेस होता है फॉर कैटल रियरिंग। ठीक है, मवेशी पालने के लिए एक बेस्ट प्लेस होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। ओके, चलिए 26। एक बार पहले आप हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस पढ़े, देन हम करते हैं। देखो, अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक पूछ रहा है। विच ऑफ द फीलिंग फैक्टर्स लीड्स टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। शॉर्टेज क्यों हो रहा है, जो मतलब फ्रेश वाटर्स की आपूर्ति की कमी का मुख्य कारक क्या हो सकता है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है जो नगरीकरण बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, उसकी वजह से भी शॉर्टेज हो सकता है सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर का। दूसरा आपको पता है कि राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, बेहतर जीवन स्तर, इसकी वजह से भी हो रहा है। राइजिंग डिमांड ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप्स, इसके वजह से भी हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होगा कि बांधों के जलाशय के माध्यम से विद्युत उत्पादन, इसकी वजह से आपूर्ति की कमी का मुख्य कारक ये नहीं है। सो हमारा पहला सही होगा। एक बार हिंदी में भी आप देख सकते हो कि निम्न में से अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का, फ्रेश वाटर्स की आपूर्ति की कमी का मुख्य कारक है बढ़ता नगरीकरण, बेहतर होता जो है हमारा जीवन स्तर है, एंड भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। तो ए, बी एंड डी। बांधों के जलाशय के माध्यम से विद्युत उत्पादन, तो इसका क्या रिलेशन है इससे, ये तो कमी का कारक है नहीं ना। सो सी गलत है। 27 आप देख सकते हैं। सबसे उचित विकल्प का चयन करें। भूमि उपयोग में परिवर्तन जो होता है ना, चेंजेस, वो हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को बढ़ावा देती है। क्योंकि, बिकॉज, इसका रीजन बताइए। क्योंकि यह एक स्थानीय संसाधन और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है। सो तीसरा सही होगा 27 का। जो भूमि उपयोग होता है, जो उसमें परिवर्तन होते हैं, वो हमारे समाज में कल्चरल चेंजेस को बढ़ावा देती है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्थानीय संसाधन एंड उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है। दैट्स इट। लोगों के प्रति आय को बढ़ा देता है, आधुनिक मूल्यों का विस्तार कर देता है, सुविधाएं को बढ़ाता है, ये नहीं है रीजन। सो इसका रीजन होगा तीसरा। और इसको एक बार इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कि चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न लीड्स टू कल्चरल चेंजेस इन सोसाइटी बिकॉज इट अफेक्ट्स द लोकल नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेटिंग्स। सो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। 28 देखिए। फिक्सिंग समवन इनटू एन इमेज, और ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। किसी को भी एक छवि में बांधने का अर्थ, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा हुआ है। तो उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। आपने एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिया। होता है ना कि हम सब, कोई एक घटना हुई नहीं कि हमने उस कम्युनिटी के हर एक लोग को बोला अरे ये तो होते ही हैं, इनके ऐसे लोग तो होते ही हैं, इस धर्म के लोग तो ऐसे ही होते हैं, इस जाति के लोग तो ऐसे ही होते हैं, लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़कियां ऐसी ही होती हैं। ये क्या है, ये अब स्टीरियोटाइप आपने जनरलाइज कर लिया है। ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणा होती है कि आपने एक छवि, गलत कोई छवि आ गई, आपने उसी में सबको बांध दिया। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 28 का दूसरा। 29 देखिए। ए और कथन है और कारण दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या चीजें सही हैं। तो लिखा हुआ है कि समानता मतलब इक्वालिटी एक वास्तविकता बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है। यस, देखो, भले से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान हमें आज़ादी देता है, उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक पॉजिटिवली जो है स्टेप उठाने चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है।
इक्वालिटी के लिए। दूसरा रीजन है कि समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमने काफी संघर्ष किया है और हमें करते रहना होगा, क्योंकि कोई चीज आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। कई बार आपने देखा होगा कि किसी चीज में कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ हमें संघर्ष करना होगा, लोग करते हैं, मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करनी पड़ती है। तो ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। 30 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं आप। Which of the following statement are true? Panch is also known as ward member under a panchayat area. All the member of Gram Sabha elect a panchayat president. The Gram Sabha is a meeting of all adults who live in an area covered by a panchayat. तो इसमें से क्या आपका सही होगा? निम्न में से कौन सा कथन सही है? पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ। और ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं, ये बात भी सही है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, ये बात भी सही है। तो हम जाएंगे 4 के साथ। ए, बी एंड सी स्टेटमेंट राइट। ठीक है, तो इसका हमारा 4 हो जाएगा। तो 31 नंबर का आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा 31 है और हम इसमें 60 क्वेश्चन वैसे भी पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट राज्यसभा? राज्यसभा के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है वो आपसे पूछ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए जाते हैं, ये बात गलत है क्योंकि बात हो रही है राज्यसभा की, तो प्रधानमंत्री जी वाला लाइन एकदम से रॉन्ग हो जाएगा। आपका ए तो गलत है, तो ए जहाँ जहाँ है आप उसको काट सकते हो, हमें ज़्यादा मेहनत ही नहीं करना पड़ा, अपने आप आपका राइट आंसर आ गया। क्योंकि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव आपको पता है अलग अलग विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्यों, जो राज्य है ना उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यह मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती है। इसकी लोकसभा द्वारा प्रवर्तित नियमों की पुनरावृत्ति एवं परिवर्तन में भूमिका है। तो बी गलत है, बाकी हमारा सही है। सॉरी, बी कह रहे हैं, ए गलत है और बाकी आपका ये तीनों सही है, बी, सी एंड डी। 32 आप देख सकते हैं। 32 देखिए, एक बार इंग्लिश का देख लेते हैं। जो कॉलम 1 कॉलम 2 है, रेगुलर सैलरी, कैजुअल वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयड, अनपेड लेबर। तो आपको पता है अनपेड कौन है? हाउसवाइफ। डी का आपका दूसरा, खत्म, यहीं पे है केवल डी का दूसरा। और आप इसमें देख सकते हो, अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड का भी देखना हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है? स्ट्रीट वेंडर्स ही तो हैं, जो लोग ठेले वगैरह लगाते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। जो लोग कोई औरत है मछली बेच रही, वो भी तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो आपका सी का फर्स्ट हो जाएगा। और बाकी कैजुअल वर्क वही आपका कंस्ट्रक्शन का हो जाएगा। एंड रेगुलर सैलरी आपको पता ही है किसको मिलती है? एक टीचर को मिलती है। तो आपने इंग्लिश में भी देख लिया होगा, हमारा दूसरा सही है। ठीक है, तो आपका 32 का हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2, स्वरोजगार आपको पता है, फुटपाथ, ठेला, दुकानदार ये होते हैं। उसके बाद से बिना वेतन का मजदूर, मतलब जिसको कोई सैलरी ही नहीं मिल रही है, अनपेड है, गृहिणी। और अनियमित काम, मतलब कि होता है ना मजदूर लोगों का, आज काम है कल नहीं है, परसों है परसों उसके बाद नहीं है। बाकी जिनको सैलरी फिक्स है, जिनकी हर महीने आती है, वो हो गए हमारे टीचर्स। हो गया, आसान सा क्वेश्चन था, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपने देख लिया। 33 देखिए, व्यापारी, एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों देखिए। देखिए, व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था, जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है, और ये हमने पढ़ा था, इसको बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। और मैंने बोला था ये क्वेश्चन पूछेगा, दादन व्यवस्था। इसमें व्यापारी और जो बुनकर होते हैं उनके बीच में एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पे व्यापारी बुनकर कच्चा माल देंगे एंड उनसे तैयार माल प्राप्त करते हैं, जिसे हम कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। ये इसका डेफिनीशन ही लिखा हुआ है। सो ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। 34 आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इन चारों में से इस तर्क के कि लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावना कम होती है। मतलब जैसे कि अकाल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
वैलिड रीजंस फॉर आर्गिंग दैट देयर इज अ लेजर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कोई भी अकाल हो सकता है, सूखा, भूख, ये सारी चीज़ें। तो इसमें पूछ रहा है आपसे, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, हाँ देखिए। तो इस 34 दो ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, वैसे पूरा ही देख लीजिए। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्या हो सकती है संभावना, बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। याद रखना, लोकतांत्रिक देश की बात हो रही है और अकाल की संभावना कम होती है, तो इसका वैलिड रीज़न कि लोग अपनी आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ पे अकाल की बात हो रही है, ना कि आस्था की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और देखो क्या लिखा हुआ है, तो ये गलत। सरकार अगले चुनाव में हार के भय से शीघ्र प्रतिक्रिया देगी। जी हाँ, तो ये होता है कि लोग जैसे कि सरकार, ऐसा तो है नहीं कि वो अपने मन से आ गए हैं, हमने ही उनको जिताया है, हमारे ही वोट की वजह से हैं, तो उनका रिएक्शन आना तो लाजमी है, तो बी तो होगा ही। वैसे ही विपक्ष भूख और भूखमरी की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है। आपने देखा होगा ना, अभी जो मुद्दा चल रहा था, हिट एंड रन हो गया, उसके पहले किसानों का था, तो विपक्ष का एक बहुत बड़ा रोल होता है आकर्षित करने में। साथ में स्वतंत्र प्रेस अकाल से हो रहे कष्टों का रिपोर्ट भी बना सकती है, मीडिया हमारी स्वतंत्र है, वो उस पर पूरा डिटेल भी दे सकती है। तो इन सब के चलते ना अकाल की जो संभावना है वो कम होती है। ठीक है, तो बी सी डी, ए वाला तो बेकार में लिख दिया है, पता नहीं, यहाँ पे ऐसी बात हो नहीं रही थी, आस्था वास्था की बात। तो बी सी डी तीसरा। 35 देखिए, अगर किसी कक्षा में केवल लड़कियों को सफाई कार्य में सहायता के लिए कहा जाता है तो इसे कौन सा उदाहरण माना जा सकता है। मतलब कि क्लास में बॉयज़ भी हैं, गर्ल भी हैं, बट हमने क्या कहा कि चलो गर्ल्स सफाई करो। क्यों गर्ल्स क्यों सफाई करेंगी? आप ऐसा क्या बनाना चाह रहे हो? क्या लड़कियों का काम है सफाई करना? क्या ये श्रमिकों का विभाजन है, या स्टीरियोटाइप सोच है, पोषण देखभाल करना, या फिर कोई डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं आप? आपको भी पता है ये एक स्टीरियोटाइप सोच है। क्यों? क्योंकि समाज, ये जो लोग हैं पुरानी सोच वाले, वो देखते हैं कि घर का काम तो महिलाएं करती हैं, तो सफाई का भी काम लड़कियां ही करेंगी। तो इस वजह से ये हमारा एक स्टीरियोटाइप धारणा है, लैंगिक, ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप। दूसरा हो गया 36 देखिए, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही नहीं है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में सही नहीं है। ध्यान रखना, सही को बोल्ड में लिखा है और नहीं है लिख दिया है। इज नॉट ट्रू, तो गलत वाला बताना है। तो चलो देख लेते हैं। वैसे तो गलत वाला आपके सामने एकदम क्लियर दिख रहा होगा, केवल सभा में केवल पुरुष सदस्य थे, यही बात गलत है। वैसे भी ओनली वाले स्टेटमेंट्स रॉन्ग होते हैं, तो ये तो हमारा आंसर मिल ही गया। बट सही एक बार पढ़ लेते हैं कि सभा में कई सदस्य थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं थे। सभा ने विभिन्न सामाजिक समूहों से आए सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया। सभा के सदस्य विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास करते थे, ये बातें सही हैं। बट असेंबली ओनली हैड मेल मेंबर्स, ये बात गलत है। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा। 37 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को किन दो प्रकार की समानता सुनिश्चित करता है? जो हमारा प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो एंश्योर करता है 2 काइंड्स ऑफ इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इनकम वेल्थ, प्रॉपर्टी एंड स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड इनकम। तो आपको भी पता है प्रतिष्ठा और अवसर के, वो थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना कि सभी को पैसा मिलेगा, सभी को प्रॉपर्टी मिलेगी, सब ये वाली बातें तो गलत हो जाएंगी ना। तो दो ही हैं जो कि प्रतिष्ठा एंड अवसर, मतलब आपको जैसे कि कोई भर्ती आती है तो अपॉर्चुनिटी सभी के लिए इक्वल है, तो पहला हो जाएगा। चलिए 38 देख सकते हैं आप, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कांट इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ द जुडिशरी, मतलब विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। यह कथन भारतीय संविधान के किस सिद्धांत को दर्शाता है? बताइए। राइट आंसर क्या होगा? सेपरेशन ऑफ पावर्स, सभी की शक्तियों को बांट दिया गया है। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा हुआ है, इसीलिए ये दोनों जो हैं वो जुडिशरी के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स। 39 देखिए,
ए और बी को पढ़ो और सही स्टेटमेंट का चुनाव करो। भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, ऑफिशियली कोई धर्म नहीं है इनके लिए, यस सही हो गया। सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का जो है प्रावधान है। धार्मिक की बात हो रही है ना, धार्मिक अल्पसंख्यक से नहीं है, वहाँ पे तो कैटेगरी वाइज मिलती है ना। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट, ऑफिशियल रिलीजन कोई ही नहीं है हमारे इंडियन स्टेट का। देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ नहीं है, ये चीज़ इसमें गलत लिखा हुआ है। तो आपको पता है हमारा केवल ए सही है, ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। ओके, तो चलिए 39 भी हो गया, ए सही है और बी गलत है। चलिए 40 देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सही है। आपको पता है भोपाल गैस त्रासदी के बारे में डिटेल से हमने पढ़ा हुआ है। तो इसमें लिख रहा है कि यूनियन कार्बाइड आश्चर्यचकित रह गई थी जब त्रासदी हुई, मतलब वो बहुत सरप्राइज हो गए थे कि ये ट्रेजेडी हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें पहले से पता था। ये हमने देखा ना जब वो एक्सपोज हो गए थे, तो ये तो गलत हो गया। यूनियन कार्बाइड ने देश छोड़ने से पहले विषैले रसायनों की साफ सफाई की थी, ये भी गलत है। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले अधिकांश लोग गरीब कामकाजी परिवार से थे, जी हाँ, क्योंकि ऐसे ही जगह पे तो फैक्ट्रीज बनाई ही जाती हैं जहाँ पे कुछ कोई अपोज ना कर पाए। इस इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में बिना अपील किए कंपनी द्वारा दिए गए मुआवजे को स्वीकार किया था। जी नहीं भाई, ये तो भाग गए थे तो पैसा ही नहीं देना चाह रहे थे, काफ़ी इसके लिए मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है, बिना अपील के थोड़ी ना, अपील करना पड़ा था, ये बिना लिख दिया ना, इस वजह से गलत हो गया। तो वैसे भी हमसे सही पूछा है, तो हमारा सही आपको पता ही है कौन सा है, 40 का तीसरा हो जाएगा कि जो भी लोग संपर्क में आए थे ना पॉइजन के, वो पुअर वर्किंग क्लास फैमिलीज थे, ठीक है। तीसरा 41 देखिए, नागरिक शास्त्र की नामावली राजनीतिक विज्ञान किए जाने के पीछे क्या दृष्टि है। What is the vision behind the change in nomenclature civics to political science? मतलब नागरिक शास्त्र की नामावली राजनीतिक विज्ञान, इसके ये किए जाने के पीछे क्या विज़न रहा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो नागरिकों में हम ओबीडियंस चाहते हैं, लॉयल्टीज चाहते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, ये इसके पीछे को कोई दृष्टि नहीं है हमारा। एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना कर दो जो कि नियम और कानून को फॉलो करे, ये भी नहीं है। एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो कि अवगत हो, ग्रहणशील हो और रिस्पॉन्सिबल हो, यस ये हो सकता है। बाकी और पढ़ लेते हैं। प्रगति के सार्वभौमिक मूल्यों के अनुसार एक सभ्य समाज की स्थापना करो, नो। देखो हम ऐसा चाहते हैं ना, तो हम सिविल सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं जो कि इन्फॉर्म्ड हो, रिसेप्टिव हो, मतलब एक्सेप्ट करें, उनकी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 देखिए, देखिए 42 का, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अतः विषय है क्योंकि इनकी अपनी कोई विषय वस्तु नहीं होती है, गलत होती है। सामाजिक विज्ञान के जो मुद्दे होते हैं ना, वो सामाजिक विज्ञान के कोई एक विषय में सीमित नहीं हो सकते हैं, वो हर एक विषय में जो है उसका कनेक्शन हो सकता है। काफ़ी हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं, हम इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसने लिख दिया है कि सोशल साइंस आर इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब एक सब्जेक्ट से कई सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, और इट डज़ नॉट हैव सब्जेक्ट मैटर ऑफ इट्स ओन, बोल रहा है कि इसका खुद का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये तो गलत ही हो गया ना। इशूज़ ऑफ सोशल साइंस में नॉट बी कन्फाइंड टू वन डिसिप्लिन, हम इसको अलग अलग विषय में भी कर सकते हैं, तो ये ए तो गलत है, बी सही है, ओनली बी इज़ ट्रू, थर्ड ऑप्शन। फोर्टी 43 आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा चार्ट एक प्रक्रिया के चरणों को प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट शोज स्टेप्स, मतलब स्टेप्स वाइज स्टेप्स, किसको इसमें से कौन सा जो है वो शो करता है, वो आपको बताना है। ये तो काफ़ी आसान है, फ्लो चार्ट में ही तो हम स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं ना चीज़ों को।
सारणी में तो वो टेबल बना होता है, नैरेटिव में भी नहीं होता है, ना ही कोई क्लासिफिकेशन, फ्लो चार्ट होता है जो स्टेप्स के प्रोसेस को फॉलो करेगा। सो ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये हमारा है, कौन सा क्वेश्चन है, 44। इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रचनावादी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का तरीका है। इंग्लिश भी देख लो। आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें से इन ABCD में से कौन सा जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड्स है ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, तो चलिए बताइए इसमें से कौन सा है रचनावादी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का तरीका। प्रोजेक्ट वर्क है हमारा, फील्ड विजिट भी है, डिस्कशन भी है। लेक्चरर से आपका कुछ रचनावादी क्रिएट आप नहीं कर सकते हो, बच्चे सुनेंगे आप लेक्चर देंगे, तो बी तो हो ही नहीं सकता। ACD तीसरा। (45) देखिए, निम्नलिखित 4 कार्यों पर ध्यान दो और उन कार्यों का चयन करो जो रचनावादी कक्षा में विषय योजना बनाने हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब जहाँ पे ज्ञान का निर्माण हो, इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट इसमें से कौन सा होगा। तो चलो देखते हैं। शिक्षण अधिगम गतिविधियों को विशेष रूप से उल्लेखित करें, स्पष्ट रूप से अधिगम के उद्देश्य को बताएं, आकलन के तरीकों का चयन करें, परीक्षा में सफल होने के लिए उपयोगी सूचनाएं शामिल करें। आप मुझे बताओ, हमारा मोटिव तो कभी ये रहेगा ही नहीं रचनावादी कक्षा में कि हम बच्चों को बोलेंगे देखो ये काम करो तभी तुम पास हो जाओगे, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। हमारा कभी ऐसा उद्देश्य नहीं होता है, ना ही हम ऐसे सूचनाएं शामिल करेंगे। तो हर हाल में डी को तो काट दो, जहाँ जहाँ डी है ख़त्म, मेहनत ही नहीं करना पड़ा। ABC। रचनावादी कक्षा में आप एक्टिविटीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आप उद्देश्य को बताओगे कि इससे हम क्या सीखेंगे, क्या करने वाले हैं। हम आकलन के तरीकों का चयन करेंगे। तो A, B and C। चलिए 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। एक बार आप इसका इंग्लिश भी देख लीजिए। Which of the following is not a specific objective in the teaching of the concept of eclipse। इसके बारे में कौन सा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इन द टीचिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट में मतलब नहीं है, गलत वाला आपको बताना है। तो चलिए बताइए। निम्न में से कौन सा उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। तो देखिए पहले हम एक एक पढ़ लेते हैं। जो ग्रहण कैसे होते हैं, विद्यार्थी इस प्रक्रिया को समझ पाएंगे, विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे, विद्यार्थी ग्रहण का वैचारिक प्रतिरूप आरेखों को द्वारा दिखा पाएंगे, विद्यार्थी ग्रहण कैसे होते हैं मॉडल के माध्यम से दर्शा पाएंगे। तो गलत वाला आपको बताना है। तो गलत में तो हमारा दूसरा ही होगा कि विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे। ग्रहण की अवधारणा के विषय में विशिष्ट उद्देश्य ये हमारा नहीं है। तो आपका 46 का दूसरा। 47 देखिए, और ये थोड़े से क्वेश्चंस बड़े उटपटांग से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 47 देखिए, बाजार और उनकी कार्यविधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षक के पास एक यूनिट प्लान है जिसमें 3 विषय हैं, बाजार, मोहल्ले का बाजार, बाजारों की श्रृंखला। तो इसमें से कौन सा शिक्षण का अनुक्रम अति उपयुक्त है। इंग्लिश भी देख लीजिए। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ टीचिंग इज मोस्ट सुटेबल, मतलब हम इसमें से कौन सा सीक्वेंस ऑफ टीचिंग जो है इसमें का सबसे बेस्ट होगा वो आपको बताना है। सीक्वेंस में बताना है कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। और हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, समझ गए आप। तो बताइए। तो देखो सबसे पहले मोहल्ले का बाजार होगा, फिर बाजारों की श्रृंखला कैसी होती है, और लास्ट में वैल्यू एडिशन होगा। BCA। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए 47 हो गया, अब हम चलते हैं 48 पे। देखिए
योजना लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान की सारी पाठ्यचर्यागत पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का संकलन होती है जो कि उस विशिष्ट शैक्षिक वर्ष में संचालित किए जाते हैं। एक प्लान होता है, कौन सा प्लान है वो, जो कि कंटेन करता है सभी करिकुलर को, सभी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को इन सोशल साइंस टू बी टेकन इन द स्पेसिफिक एकेडमिक ईयर। तो वो हमारा कौन सा प्लान है जिसमें सारी चीज़ें जो है कंटेन होती, सारी चीज़ें होती हैं, वो होता है हमारा एनुअल प्लान। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट, वार्षिक। ठीक है, चलिए ये थोड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है। तो आपका 48 भी हो गया है, अब हमारा ये 49 है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार करो और सही विकल्प का चयन करो। जेंडर भूमिकाओं को सिखाते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़के और लड़कियों को अलग व्यवसायों को अपनाने का सुझाव देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं बोलना चाहिए कि देखो लड़कों तुमको इंजीनियर बनना है, लड़कियां देखो तुमको डॉक्टर बनना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़के लड़कियों को अलग अलग एजुकेशन देना चाहिए? जी नहीं। दैनिक जीवन में हमको बल्कि इनसे जो ये लैंगिक रूढ़ियाँ होती हैं ना, इनको चुनौती देना चाहिए। तो हमें यही करना है। तो ऑप्शन नंबर सी है। सो दैट्स वाई 4 ऑप्शन। चलिए 50 क्वेश्चन देखिए। महिलाओं को कार्य क्षेत्र में आने वाली जो चुनौतियां हैं उस पर प्रोजेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा स्रोत प्राथमिक हो सकता है? आपको पता है प्राथमिक स्रोत क्या होता है? अब तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। प्राथमिक स्रोत क्या होता है? जैसे कि आप किसी का इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हो, वो प्राथमिक स्रोत हुआ। किसी ने कोई किताब लिखी, टेक्स्ट बुक थोड़ी ना होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो मटेरियल है वो कहीं ना कहीं से तो लिया गया है। न्यूज़पेपर में आपने कहीं कहीं से लिया ही हुआ है, जीवनी में भी। बट जो व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है वो हमारा एक प्राइमरी सोर्स होता है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वो जो कि दे सकता है। सो दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। 51 देखिए। छात्रों के साथ एक प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे फर्स्ट कदम क्या जो है? डेटा एकत्र करना की प्लानिंग करनी चाहिए, उनके स्रोत को चिन्हित करना है, उद्देश्यों का निर्धारण करना है, या फिर खोज का एनालिसिस करना है? तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला जो कदम होगा प्रोजेक्ट के लिए, उद्देश्यों का निर्धारण। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, किस लिए करना है, यही तो होगा सबसे पहला कदम। सो ऑप्शन नंबर 3। अब 52 देखिए। चलिए इसमें लिखा हुआ है कि कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के एनालिसिस कौशल, जिसमें बच्चे टुकड़ों टुकड़ों में इसको तोड़ के एनालिसिस कर पाएँ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, रीज़न क्या है, ऐसे वाले प्रश्न आपको बताना है। इनमें से किससे हम उसका विश्लेषण कौशल का आकलन कर सकते हैं? क्या हमें बच्चों से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो नाम बता देगा ना, एनालिसिस तो हुआ नहीं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु इतनी कठोर और गर्म है, तब भी वहाँ पर लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं? बताओ, एग्जाम्पल्स दो, कारण बताओ। ये हो सकता है। आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा मैदान था, आप इसकी जांच कैसे करोगे, इसको कैसे बताओगे? तो ये भी एनालिसिस है। सो बी एंड सी। 53 देखिए। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका निम्नलिखित आकलन में से कौन सा चुन सकती है अगर उन्हें यह समझना हो कि क्यों एक विद्यार्थी भूगोल में सफल नहीं, क्यों फेल हो गए? इसमें से कौन सा होगा? और आपको भी पता है वो कौन सा होगा, डायग्नोस करना होगा हमें। मैंने हमेशा बताया कि जब भी हमें किसी की कमी का पता लगाना है तो हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं, नैदानिक, सम्मेटिव असेसमेंट, वार्षिक जो एनुअल एग्जाम होता है, तिमाही, छमाही, रचनात्मक, हर दिन कभी भी आप जो है आकलन कर सकते हो। और फाइंड यहाँ पे करना है कि आखिर में बच्चे फेल क्यों हो गए, क्यों सफल नहीं हुए, उसके लिए हमको डायग्नोस करना होगा, नैदानिक आकलन हम यूज़ करेंगे। सो दैट्स वाई तीसरा। चलिए 54 देख लेते हैं। 54 देखिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय पढ़ाते समय कौन से उपागम इनमें से को ध्यान में रखना चाहिए? निम्न 2 कथनों पर विचार करो। मतलब इनमें से आप किस पे ध्यान दोगे? तो पहला लिखा है कि सामाजिक राजनीतिक मामलों और चिंताओं के बारे में पढ़ाने के लिए एक मार्गी, मतलब केवल आप एक सोर्स का सहायता लेंगे, तो ये गलत है।
हमें एक सोर्स का नहीं, हमें मल्टीपल सोर्सेज का ध्यान हेल्प लेना है। दूसरा लिखा है कि कलह प्रिय समकालीन मूल विषयों की उपेक्षा करें जो कि कक्षा में सामूहिकता और एकरूपता को प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा, एकदम ही गलत लिखा है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। आप देख सकते हो इसमें इसने लिखा बोल रहा है कि पहले तो आप अवॉइड कर दो ऐसे कंटिन्यूस कंटेम्पररी को, थीम्स को जो कि इम्पैक्ट करता है होमोजिनिटी को। तो हम अवॉइड वाला जो स्टेटमेंट इसने लिखा है ना, इस वजह से दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। सो ऑप्शन नंबर 4। चलिए 55 देखिए। निम्न कथनों में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान को प्रासंगिक बनाने के लिए अत्यावश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इसेंशियल, मतलब जरूरी है, मेक सोशल साइंस रेलेवेंट, सोशल साइंस को रेलेवेंट बनाने के लिए इसमें से कौन सा जरूरी है एलिमेंट्री स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए? बताइए। तो पहले लिखा है कि विद्यार्थियों को आप पूरा जो है भरपूर इनको डिटेल दे दो, फैक्ट दे दो, इन्फॉर्मेशन दे दो, ये रेलेवेंट होगा। पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के परम स्रोत के रूप में देखो कि भाई किताब पढ़ोगे तो ही पास हो सकते हो, क्या आप ऐसा करेंगे? सामाजिक विज्ञान का वैज्ञानिक परीक्षण संभव नहीं है इसीलिए ये सरल है। अच्छा, है संभव, ये कोई सरल नहीं है, ये भी गलत हो गया। सोशल साइंस इज indispensable for laying the foundations of an analytical mind। आप देख सकते हो थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है बट यही सही है। एक विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विज्ञान अपरिहार्य है क्योंकि इसके मदद से हम विश्लेषण कर सकते हैं और ये इसीलिए ज़रूरी है। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 आपका चौथा इसमें सही हो जाएगा 55 का। एंड आप 56 देख सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार करो और सही विकल्प का चुनाव करो। यूनिट योजना का विकास करने के लिए कथयपरक उपागम उपयोगी है। यस, अंतर विषयक विषय वस्तु के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामलों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है अगर आप अलग अलग विषयों को जोड़ के पढ़ाएंगे तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, व्याख्या भी सही है। और एक बार इसका इंग्लिश आप देख लीजिए क्योंकि कुछ लोगों को इंग्लिश में ही समझ में आएगा। बात हो रही है थीमेटिक अप्रोच इज़ यूजफुल फॉर डेवलपिंग ए यूनिट प्लान। मतलब थीमेटिक अप्रोच अच्छा है अगर आप यूनिट प्लान को डेवलप करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं तो ए एंड आर दोनों ही सही हैं। 57 आप देख सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में अनुभवात्मक रूप से पढ़ाने के लिए निम्न विधियों में से कौन सी विधि एक श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्रीय उपागम होगी? मतलब कि टू एक्सपीरियंसली टीच अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल बी द बेस्ट पेडागोजिकल अप्रोच? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ाने के लिए इसमें से बेस्ट पेडागोजिकल अप्रोच कौन सा है? तो टेकिंग स्टूडेंट्स फॉर अ नेचुरल वॉक, सबसे बेस्ट यही है कि हम बच्चों को प्रकृति भ्रमण के लिए लेकर जाएं तो बच्चे अनुभव करके अच्छे से सीखेंगे, तो ये सही है। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि फील्ड विजिट, नेचुरल विजिट अपने आप में ही एक बेस्ट ऑप्शन होता है, तो बाकी की चीज़ें तो अपने आप गलत हो गई क्योंकि हमें ये देखना है कि सबसे बेस्ट कौन सा है। ठीक है, अब जैसे कि आपने कोई मूवी दिखा दी, आपने किसी एक्सपर्ट को इनवाइट कर लिया, आपने टेक्स्ट बुक का ही सहारा ले लिया, तो क्या ये बेस्ट है? नहीं, ये बेस्ट है ना कि आपने प्रकृति भ्रमण कराया है स्टूडेंट्स को। 58 देखिए। आपको क्यों लगता है कि कूड़ों का निपटारण कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है? यह प्रश्न प्रयास है छात्र की किस क्षमता का आकलन करने में। Why do you think proper ways of garbage disposal are not available to those living in slums, जो slums में रहते हैं? तो ये प्रश्न किस क्षमता का आकलन करने में हेल्प करेगा? तर्क देने में ना, रीज़न, जब भी हम कुछ ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो हम चाहते हैं रीज़न, तर्क वाला जो क्षमता है उसका आकलन करने में। तीसरा सही है। 59 देखिए। एक विषय को पढ़ाने के बीच में शिक्षिका विद्यार्थियों में अवधारणात्मक दुविधाओं को जानने के लिए एक टेस्ट आयोजित करती है। तो उसने बीच में ही एक टेस्ट ले लिया। और मैं हमेशा बोलती हूँ पढ़ाते पढ़ाते भी हम जब कोई भी टेस्ट ले लेते हैं, असेसमेंट कर लेते हैं, तो वो होता है हमारा रचनात्मक आकलन। सबमेटिव असेसमेंट आपका 3 महीने पे, 6 महीने पे, 1 साल पे होता है। पीयर असेसमेंट स्टूडेंट्स एक दूसरे का असेसमेंट करते हैं। और अगर आप पढ़ाते पढ़ाते ही बीच में आपने एक टेस्ट ले लिया तो उसे बोलेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, रचनात्मक आकलन। तो तीसरा सही हो जाएगा। एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 60।
तो टोटल हमने 60 क्वेश्चंस कर लिया है। बहुत प्रॉब्लम थी आज क्योंकि काम चल रहा है साइड में, तो बहुत ज़्यादा वॉइस आती है। बहुत मुश्किल से मैंने ये पूरा क्लास शूट किया है, तभी मैंने आपको पहले बोला था कि मे भी प्रॉब्लम हो सके, पूरा वीडियो ना हो, बट पेपर है आपका तो करना ही है। डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन, विविधता और भेदभाव विषय के पूरा होने के बाद शिक्षक टेस्ट में प्रदर्शन के निम्न स्तरों का पता लगाता है। देखो, विद्यार्थी ए, विद्यार्थी बी, विद्यार्थी सी, और यहाँ पर अवधारणात्मक तौर पर अति स्पष्ट से आरंभ करते हुए टेस्ट में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुव्यवस्थित कीजिए। एक बार आप इसका इंग्लिश देख लीजिए। मतलब कि अ टीचर फाइंड द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस इन अ टेस्ट, परफॉर्मेंस इन अ टेस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक, मतलब टॉपिक्स कंप्लीट हो गया, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद से टीचर ने इसमें देखा लेवल्स अलग अलग। तो इसको आपको अरेंज करना है, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द टेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लियर, स्टार्टिंग से आपको इसको लगाना है। तो बताइए, देखिए आप जैसा कि देख सकते हो, एक एक पहले पढ़ लेते हैं कि विविध परिस्थितियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने में समर्थ है, रूढ़िबद्ध धारणा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित करने में समर्थ है, भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में समर्थ है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे, तो वो होगा हमारा सी। जहाँ जहाँ पे नहीं उसको कट कर देते हैं। सी के बाद से मतलब भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में समर्थ हैं। देन हम जाएंगे ए पे, विद्यार्थी परिस्थितियों में पूर्वाग्रह भेदभाव को पहचानने में समर्थ हैं। तो आपका ये हो जाएगा राइट आंसर, सी ए बी, एंड लास्ट में आपका बी होगा, जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, उसको परिभाषित करने में समर्थ हैं। तो इस तरीके से हमने आरंभ से लेकर मतलब जो कॉन्सेप्चुअल तौर पे स्पष्ट करते हुए टेस्ट में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुव्यवस्थित कर दिया। CAB, कैब। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। बाकी पूरा मैंने आपको 60 क्वेश्चंस कराए हैं, और ये थोड़ा सा पेपर अगर आप देखो तो टफ है कंपेयर टू अदर शिफ्ट, बट कोई नहीं, अगर आपने इसकी भी प्रैक्टिस की हुई है तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताएं, एंड जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।